सभी को नमस्कार। और क्रांतिकारी विद्यार्थी ये जो मंच सर ने उपलब्ध कराया है, सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच के माध्यम से आज मेरे जो पढ़ाने का विषय है वो आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण है। तो सबसे पहले देखिए कि आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण को देखने से पहले थोड़ा सा हम परिचय के रूप में आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आरबीआई की स्थापना हमारे यहाँ पर एक आरबीआई एक्ट आया था और वो था 1934। आरबीआई एक्ट के माध्यम से आरबीआई की स्थापना करी गई थी 1 अप्रैल 1935। समय आया और धीरे धीरे आरबीआई को क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और वो तारीख थी 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का ये कर दिया गया था। अब देखिए, आरबीआई को कुछ नामों से भी बोल सकते हैं, कुछ संज्ञाएं दे सकते हैं। यानी देखिए, सरकार का बैंक, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, मदद करता है सरकार की, तो इसलिए इसको सरकार का बैंक कहते हैं। एक कहते हैं बैंकों के ऋणदाता, ऋणदाता के रूप में भी मानते हैं। ठीक है, आरबीआई को बैंकों का अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। और वही एक और नाम से कहा जाता है बैंकों का बैंक। तो ये आरबीआई को हमारे यहाँ पर संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, आरबीआई की ये सब चीज़ें हैं और इसके बाद में अपन देखते हैं कि आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं। तो एक मोटे तौर पे अपन सरसरी रूप में देख लेते हैं। आरबीआई के देखिए, मुद्रा जारी करता है, जो नोट होते हैं उनको जारी करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक होता है कि हमारे यहाँ पर बाहर की जो मुद्राएं हैं, डॉलर है, यूरो है, क्या है, जो किस तरीके से उनका क्या हमारे भारत में फ्लो चल रहा है, उन सबको देखने का कार्य आरबीआई का होता है। मौद्रिक प्राधिकारी है आरबीआई, जो इसका मोनेटाइजेशन करता है। देखिए, मौद्रिकरण के लिए एक अलग से एक समिति होती है। वैसे विशेषतः तो एक अलग विषय है, इसके बारे में कुछ अलग से एक बार आरबीआई का पूरा विस्तृत अपन एक और क्लास ले लेंगे। अभी सरसरी निगाह पर देखना है केवल। और आरबीआई के द्वारा एक और विकासात्मक कार्य करा जाता है। और अंततः लास्ट है वो है साख नियंत्रण। अब देखिए, साख नियंत्रण, अब सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि साख नियंत्रण तो ठीक है, ये होता क्या है। देखिए, एक देखिए, साख नियंत्रण यानी पैसों का एक तरीके से कंट्रोल। अब यहां पर साख नियंत्रण दो चीजें हैं, पहले इसको समझना। ये दो शब्द है, एक है साख नियंत्रण और एक है साख सर्जन। तो देखिए, आरबीआई के द्वारा ये विशेष ध्यान रखना है कि आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण का कार्य किया जाता है। साख सर्जन का जो कार्य करेंगे वो हमारे वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किया जाता है। और साख सर्जन का मतलब देखिए इस तरीके से, मान लीजिए लोगों के माध्यम से बैंक को 100 रुपये आ गए। अब वो क्या करेगा, लोगों से 100 रुपये ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद में 100 रुपये के माध्यम से ही वो अलग अलग तरीके से ऋण देकर क्या कर लेता है, कहीं ना कहीं 100 के 1000 रुपये बनवा लेता है। तो यही एक तरीके से साख सर्जन है। अब इन सब चीजों को कंट्रोल का कार्य कौन करेगा, आरबीआई करेगा। यानी साख क्रिएशन का कार्य तो करेंगे वाणिज्यिक बैंक, और साख कंट्रोल का कार्य करेगा वो आरबीआई करेगा। देखिए आगे, अब देखिए, साख सर्जन के कार्य के लिए आरबीआई एक तरीके से दो छड़ियां लेता है। एक तरफ लेता है पारंपरिक, तो दूसरी तरफ लेता है आधुनिक। और फिर इसमें क्या करता है, जो पारंपरिक है उसको वापस दो चीजों में बांट देता है। वो है एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। तो देखो, मैं फ्लो चार्ट में बता दूं आपको कि साख नियंत्रण का कार्य कैसे करेगा आरबीआई, दो टूल्स के माध्यम से करेगा। और ये दो टूल्स कौन कौन से हो गए, एक है पारंपरिक, एक हो गया आधुनिक। यानी
ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद में इस पारंपरिक को वापस दो भागों में बांट दिया, और ये दो भागों में बांटकर एक भाग को दे दिया मात्रात्मक तरीके से करेगा, एक दूसरा करेगा गुणात्मक, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके से। और फिर वापस इसको तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं आमतौर पर देखा जाए तो। इसमें एक आता है बैंक रेट, यानी बैंक दर, दूसरा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और तीसरा आता है वेरिएबल रिजर्व सिस्टम के माध्यम से। इस सब को अपन एक विस्तृत रूप में देखेंगे, ठीक है। तो इन माध्यम से करता है। अब इनमें भी देखिए एक तरीके से अपन देखा है सामान्य तो रेपो रेट के तरीके से, रिवर्स रेपो रेट, और वेरिएबल में CRR, SLR, ये इतनी सारी चीजें के माध्यम से डेफिनेशन भी देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा वो है, अपन सबको बारीकी से देखेंगे। गुणात्मक के जो टूल्स हैं वो गुणात्मक में भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से करता है। तो जैसे चयनात्मक साख नियंत्रण, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। चार तरीके से यहां पर भी हो सकता है, जैसे चयनात्मक, अरे ये क्या हो रहा है ये पेन काम नहीं कर रहा, क्या चक्कर है। थोड़ा सा टेक्निकली हो जाता है। हाँ, तो कहाँ थे हम? गुणात्मक में थे। देखो ये इसमें चार तरीके से कर रहा है। पहला कर रहा है चयनात्मक, साख नियंत्रण के द्वारा। राकेश जी क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम? पेन ही नहीं चल पा रहा कई बार। हाँ, इसमें गुणात्मक में चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, और अंततः हो गया प्रत्यक्ष कार्रवाई। इन चार के माध्यम से गुणात्मक में आ जाएगा, ठीक है। गुणात्मक में ये चारों आ जाएंगे। और आधुनिक में भी आधुनिक जो टूल्स थे उसमें भी जैसे तरलता संजाल के माध्यम से हेलीकॉप्टर हुबर और हेलीकॉप्टर मनी, ये सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, साख को नियंत्रण करता है। तो एक बार वापस देख लीजिए कि किस किस तरीके से। देखिए, साख नियंत्रण पारंपरिक और आधुनिक तरीके से करेगा। पारंपरिक को वापस दो भागों में बांट दिया, मात्रात्मक और गुणात्मक में। अब फिर मात्रात्मक में बैंक रेट के माध्यम से, ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरिएबल रिजर्व सिस्टम के माध्यम से करेगा। फिर गुणात्मक को वापस गुणात्मक को बांटा, वो चार तरीके से इसमें करेगा। चयनात्मक साख नियंत्रण के माध्यम से, साख की राशनिंग के माध्यम से, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब आइए हम एक एक पर इन सब पर बात करते हैं।
तो देखो मात्रात्मक में सबसे पहले अपन ने देखा था बैंक रेट, आरबीआई इसमें बैंक। अब देखिए सबसे पहले बैंक रेट क्या है या बैंक दर। देखिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बैंकों को क्या करता है, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, और वो जो ऋण उपलब्ध कराता है उसके बदले में वो बैंक उनको क्या करता है, जो ब्याज देता है, और उसी ब्याज की दर को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण जैसे ये आरबीआई हो गया, ये कोई भी मान लीजिए बैंक हो गए, तो आरबीआई इनको क्या करेगा, ऋण उपलब्ध करवाएगा, और वो ऋण कैसा होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा, लंबे समय के लिए, दीर्घकालिक समय के लिए उपलब्ध कराएगा, मान लीजिए 10-15 साल के लिए या ऐसा लंबा टाइम पीरियड। फिर इसके बदले में ये बैंक क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ब्याज जो देंगे उस ब्याज की दर को क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे। ठीक है, और ये एक ऐसा माध्यम है। अब मान लीजिए क्या होगा, किस तरीके से कंट्रोल करेगा, मान लीजिए आरबीआई बैंक रेट में जो दे रहा है उसकी दर को बढ़ा देता है ना, तो बैंक कम मात्रा में इनसे क्या करेंगे, ऋण लेंगे, और ऋण नहीं लेंगे, अगर बढ़ा देगा तो ब्याज तो नहीं लेंगे ब्याज, और बैंकों के से ब्याज नहीं ले पाने पर बैंकों के पास पैसे थोड़े क्या रहेंगे, कम हो जाएंगे, और बैंकों के पास जैसे ही पैसे कम होती है तो मार्केट में भी क्या हो जाएगा, पैसों की कमी आ जाएगी, लोगों के पास भी कम पैसे रहेंगे। तो इस तरीके से करता है। ठीक है, दूसरा तरीका था ओपन मार्केट ऑपरेशन, या इसे हिंदी में कहे तो खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं कहते हैं, खुले बाजार की प्रतिक्रिया। अब देखो इसमें क्या करेगा, खुले बाजार की प्रतिक्रिया में क्या होता है, एक तरीके से इसमें खुले बाजार की प्रतिक्रिया में प्रतिभूतियों का क्या करा जाता है, खरीद और बिक्री करी जाती है। ठीक है, और इसमें देखिए अब दो टूल्स का उपयोग कर लेते हैं, वो है देखो, एक होती है इसमें रेपो रेट और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। अब इस दोनों टूल्स को बहुत बारीकी से समझना है। देखिए ये है रेपो दर और दूसरा है रिवर्स रेपो दर। देखिए रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। उदाहरण में देखिए जैसे ये आरबीआई है, ठीक है, और ये आ गए बैंक, और ये बैंक कौन से बैंक हो गए, एक तरीके के प्राइवेट कॉमर्शियल, सॉरी प्राइवेट नहीं, कौन से बैंक हो गए, कॉमर्शियल बैंक हो गए। ठीक है, अब आरबीआई क्या करेगा, शॉर्ट टाइम के लिए इनको क्या करेगा, ऋण देगा, और उस ऋण के बदले में, क्योंकि इनको ऋण दिया है तो इसके बदले में इसको ब्याज चुकाएंगे, और जो ब्याज चुकाएंगे उसी ब्याज की दर को रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, इसी का उल्टा कर दो, अगर इसको उल्टा करके देख लें तो क्या है, देखो रिवर्स रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, ये बैंक है, कॉमर्शियल बैंक मान लीजिए, कोई सा भी एचडीएफसी मान लीजिए, ठीक है, ये बैंक क्या करेगा, ये आरबीआई है यहां पर अपना, ठीक है। अब ये मान लीजिए इसके पास अतिरिक्त धन है, अब ये अतिरिक्त धन अपना मार्केट में नहीं निकाल पा रहा, तो ये क्या करेगा, अपने अतिरिक्त धन को सोचेगा कि इससे पैसे कमाना है, तो ये क्या करेगा, उस अतिरिक्त धन को आरबीआई के पास क्या करेगा, जमा करा देगा, और आरबीआई इसके बदले इसको क्या करेगा, जाहिर सी बात है ब्याज सहित पैसे दे देगा, तो उसी ही फिर ब्याज सहित जो पैसे देगा उसी दर को क्या कह देंगे, रिवर्स रेपो दर। यानी इसने अपने पैसे सारे यहां पर क्या कर दिए, एक तरीके के पार्किंग कर दिए, यानी पार्किंग टू आरबीआई। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। तो एक तरीके से देखिए शॉर्टली में
रेपो रेट में तो आरबीआई ने बैंकों को ऋण दिया, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ, बैंकों ने इसके पास पैसे जमा कराया आरबीआई के पास, और फिर आरबीआई ने इसको क्या दिया, ब्याज सहित पैसे दिए। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। अगला देखिए, फिर तीसरा जो टूल्स था उसमें VRS देखा था अपन ने। VRS मतलब वेरिएबल रिजर्व सिस्टम, अगर हिंदी में देखें तो आनुपातिक कोष प्रणाली। आनुपातिक कोष प्रणाली। अब इस आनुपातिक कोष प्रणाली के लिए क्या करता है आरबीआई, दो चीजें लाता है भाई साहब, और ये दो चीजें कौन सी आ गई, CRR और SLR। अब देखो इन चीजों को समझने से पहले, क्योंकि CRR और SLR को समझने से पहले थोड़ा सा हमको कुछ चीजें समझनी होगी, और वो चीजें कौन सी है, एक तो है GDTL और एक है NDTL। ये दो शब्द है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या अजीब सा आ गया। अब देखिए, ये GDTL और NDTL में ग्रोस डिमांड टर्म लाइबिलिटी, और ये है नेट डिमांड टर्म लाइबिलिटी। अब ये देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी बैंक में क्या होते हैं, दो प्रकार के खाते होते हैं, एक तो मांग खाता और दूसरा होता है साम्यवस्थी खाता। तो दो प्रकार के हुए खाते, एक हो गया मांग खाते और दूसरा हो गया साम्यवस्थी खाते। इसमें ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। देखिए, मांग जमा खाते तीन प्रकार के हो गए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और जनधन खाता। करंट अकाउंट में तो क्या होता है, देखो करंट अकाउंट होता है तो इसमें क्या होता है, ग्राहकों को वो अपना पैसा बैंक में जमा कराता है और वापस निकाल लेता है, ये चीजें चलती है। इसके बदले उसको कोई ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में उसमें ब्याज मिलता है, और जनधन खाते में जीरो पेमेंट में आपका क्या होता है, खाता खुल जाता है। अब साम्यवस्थी खाते भी दो तरीके के हैं, एक तो है FD और एक है RD, यानी साम्यवस्थी खाता और एक आवर्ती खाता। अब देखो FD और RD, आपने कई बार FD सुनी होगी। तो देखिए FD में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास 10,000 रुपए हैं। अब वो सोचेगा कि यार ये 10,000 रुपए की मुझे कमाई करनी है, तो क्यों ना मैं बैंक में जाके FD करा दूं। और वो क्या करता है, अपने 10,000 रुपए ले जाकर बैंक में दे देता है, और वो एक लंबे समय के लिए हो जाता है। तो ये क्या होता है, FD होता है, यानी एक बहुत सारी मात्रा में पैसे एक साथ बैंक में जमा करा देंगे, वो FD हो जाएगा। RD क्या हो जाएगा, मतलब मान लीजिए वो व्यक्ति था 10,000 रुपये था, लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं यार मैं एक साथ बैंक में जमा नहीं कराकर मैं टुकड़ों में जमा कराऊंगा। तो फिर वो क्या कराएगा, आवर्ती में RD, यानी फिर वो मान लीजिए दो हजार रुपये जमा कराएगा या इस तरीके से। तो ये डिफरेंस होता है। और जो बैंकों की कमाई होती है ना, वो सबसे मतलब अधिकतर ज्यादातर इस चीज से सबसे ज्यादा होती है, FD से ही। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब ये मैंने क्यों समझाया है, क्योंकि देखिए अब यहां क्या होगा, जो GDTL है इसमें क्या होता है, इसमें क्या रहेगा कि मांग खाते, किसी भी बैंक के मांग खाते प्लस साम्यवस्थी खाते प्लस कोई भी मतलब जो ब्याज जो बैंक
दे रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें अगर इन सब चीजों को टोटल कर दें तो वो उस बैंक का क्या कहलाएगा, जीडीटीएल कहलाएगा, ग्रोस डिमांड टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, वहीं अब अगला देखिए एनडीटीएल, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यही हमारा काम का विषय है। एनडीटीएल में क्या होगा, अब मान लीजिए किसी बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, तो भाई जमा हो रहे तो निकलेंगे भी तो सही ना। तो जमा के साथ में अब मान लीजिए उस जीडीटीएल में से माइनस धन निकासी कर दो, जो निकल रही है पैसे, भाई बैंक कहीं दे भी तो रहा होगा, उसे ही क्या कह देंगे, एनडीटीएल कह देंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बैंक का जीडीटीएल कितना है, 1000 करोड़ है, उसमें से किसी ने मान लीजिए धन निकासी निकल गई 100 करोड़, तो उसकी कितनी एनडीटीएल कितना रहेगा, 900 करोड़ का। ठीक है, यानी टोटल उस बैंक का, तो ये होता है एनडीटीएल। यानी कोई भी बैंक में से कोई पैसे जा रहे हैं, चले गए, और बाद में जो बचा वो पूरा क्या कहलाएगा, एनडीटीएल कहलाएगा। अब देखो, ये इसलिए पढ़ा अपन ने क्योंकि सीआरआर और एसएलआर में इसकी भूमिका होती है। ठीक है, हाँ, तो सीआरआर और एसएलआर को देखे समझते हैं। अब देखिए, इसको समझने से पहले एक उदाहरण समझिए। देखिए आरबीआई क्या करेगा, बैंक है उन सब बैंकों को कहेगा कि तुम्हारे यहाँ के पैसों में से कुछ पैसे मेरे यहाँ जमा करा के रखो, ताकि कभी विपत्ति आ जाए तो मुझसे ले लो, और जैसे ही विपत्ति खत्म हुई मुझे वापस दे दो। और भाई ये सब चीजें तुम रखोगे तो इसके बदले में तुम्हें ब्याज नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये रखना पड़ता है। और वैसे ही ये इसे कहेंगे सीआरआर, और एसएलआर में कहेगा आरबीआई बैंकों को कि एसएलआर में क्या रहेगा कि बैंकों को खुद को ही क्या करना पड़ेगा, अपने पास कुछ राशि रखनी पड़ेगी, ताकि कभी विपत्ति आए बैंक में तो उस विपत्ति के समय वो धन राशि ले सके। तो देखिए इनको परिभाषाओं से समझते हैं थोड़ा। अब केस रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात, यानी एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और आरबीआई इसके बदले में कोई ब्याज नहीं देगा। इसे ही क्या कहेंगे, केस रिजर्व रेशियो। अब देखिए इस एक और समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से ये तरलता अनुपात करता है। अब एसएलआर में वही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी सांविधिक तरलता अनुपात, एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात बैंकों को स्वयं के पास रखना होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई बैंक है जिसके पास खुद के 100 रुपए हैं, 18 उसमें से काट दिया, मान लीजिए एसएलआर की ये चल रही है रेट 18 रुपए, 18%। बाकी बचे जितने होंगे ना, उस बचे के ही वो क्या करेगा, ऋण दे सकता है। तो ये होता है एसएलआर, यानी एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात बैंकों को स्वयं के पास रखना होता है। अब इसके माध्यम से देखो कैसे क्या करेगा, वो आरबीआई तरलता को कंट्रोल करेगा। मान लीजिए ये सीआरआर और ये एसएलआर, इन दोनों को आरबीआई बढ़ा देता है। अरे आरबीआई बढ़ा दिया तो क्या हुआ, बैंकों के पास ऋण देने की जो पैसे थे भाई, वो तो क्या हो गए, कम हो गए। तो लोगों का मनोबल गिर गया भाई, और इस तरीके से क्या हो गया
क्या हो गया, तरलता कंट्रोल हो गई, तरलता नियंत्रित हो गई। तो ऐसे ही है, CRR और SLR को मान लीजिए कम कर देता है तो साख सर्जन की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। तो इस माध्यम से क्या करता है RBI, तरलता को नियंत्रित करता है। ये तो थे सारे अपने मात्रात्मक में, ठीक है। अब देखो, ये टूल्स है अपने किसके, गुणात्मक के उपकरणों में। अब क्योंकि RBI अभी तक मात्रात्मक में क्या कर रहा था, पैसों को ही कम ज्यादा कुछ कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, RBI गुणात्मक रूप से क्या करेगा, साख को नियंत्रण करेगा। और ये चार चीजें क्या है, किन माध्यम से, चयनात्मक साख नियंत्रण से, साख की राशनिंग से, नैतिक दबाव से, या प्रत्यक्ष कार्रवाई से। देखो इसमें क्या होना, जैसे मान लीजिए बैंकों में है ना, पहले बैंक RBI क्या कर देगा, चयनात्मक साख में तो कि बोल देगा कि भाई आपको 100 में से इतने रुपए का ही ऋण दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे चयनात्मक साख नियंत्रण, यानी क्रेडिट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। दूसरा साख की राशनिंग, इसमें भी इसी तरीके के माध्यम से वो सेलेक्ट कर लेंगे और RBI बोल देगा कि इससे ऊपर नीचे का ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा नैतिक दबाव, इसमें क्या करेगा RBI, क्या करेगा, बैंकों के ऊपर या बैंक के ऊपर प्रेशर बनाता है, थोड़ा सा उसको समझाता है कि नहीं तुम्हें ये करना है, ऐसा करना है, निर्देश देता है, एक मोरल ड्यूटी निभाता है एक तरीके से। तो ये हो गया नैतिक दबाव। और अंततः जो लास्ट है वो है प्रत्यक्ष कार्रवाई। अब कोई बैंक सारे निर्देश देने के बाद भी मान ही नहीं रहा RBI के, तो RBI फिर क्या करेगा, डायरेक्ट एक्शन लेगा और उस एक्शन के माध्यम से क्या कर देगा, वो साख को नियंत्रित करेगा। तो ये सारे तो अपने परंपरागत में थे, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि आधुनिक उपकरण, क्योंकि ये कुछ नए तरीके हैं, क्योंकि पहले तक अपन ने पारंपरिक तरीके से देखा था। अब क्योंकि RBI अब नए तरीके से क्या करेगा, तरलता को नियंत्रित करेगा। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से कुछ तरीके, जैसे तरलता संजाल कर देगा, हेलीकॉप्टर हुबर कर देगा, और हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी। अभी आप सोच रहे हैं कि ये कौन सी कैसी चीजें आ गई, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं अपन तरलता संजाल को। अब इसमें क्या होगा, तरलता संजाल में, इसमें मान लीजिए क्या करता है RBI क्या होता है इसमें कि बैंक में तरलता क्या हुए, बढ़ी हुई है और वो बैंकों में ही फंसी हुई है, वो मार्केट में नहीं आ रही। अब इससे कैसे, क्योंकि इसमें क्या होगा, RBI क्या कह देगा कि सारी जो पैसे हैं उसको अनडिटेल मानकर चल के, और इसके प्रति अब आप इसका साख सर्जन नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके का हो गया तरलता संचाल, ठीक है। और दूसरा है हेलीकॉप्टर हुबर मनी। अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए बाजार में तरलता बढ़ी हुई है। अब बाजार में तरलता बढ़ी हुई तो RBI क्या करेगा, RBI या तो बैंक रेट को बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए बाजार से तरलता क्या नहीं हो रही, कम नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाजार में काला धन है। तो फिर RBI क्या करेगा, हेलीकॉप्टर हुबर कर देगा, यानी एक तरीके से वही डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। और इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से कर लेता है। एक अंततः लास्ट है हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए बाजार में बहुत पैसे की कमी आ गई और एक साइड से बैंक भी क्या कर रहा है, उधर बैंक में भी तरलता संजाल हो पड़ा है। अब भाई पैसे कहां से आएंगे, तो पैसे आने के लिए फिर क्या होगा, RBI दिमाग लगाएगा और RBI करेगा, नोट छापेगा और नोट छाप कर सरकार को दे देगा। और फिर वो सरकार क्या करेगी, उन नोटों को सरकारी कार्यों में, अन्य कोई चीजों में लगाकर इस तरीके से फिर मार्केट में क्या हो जाएगा, वापस पैसों का फ्लो आ जाएगा। तो ये कुछ नए उपकरण हैं। तो देखिए ये था मेरा विषय। अब अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए भी क्षमा करना। धन्यवाद। राम राम।